जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ब्लैक बुक पब्लिकेशन की जो रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है, उसमें आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 कार्य, ऊर्जा और शक्ति को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले कि दो क्लास की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर डैश के बराबर होता है। तो विद्युतीय विभव के निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा की मात्रा को जो है जूल में व्यक्त किया जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य। अगला सवाल है कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होती है? तो शून्य के बराबर। जब एक दी गई मात्रा में कार्य पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ता है तो शक्ति जो है वो कम होती है। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है? तो हमेशा जो है कम होती है। ठीक है, हमेशा कम होती है। अगला सवाल है, कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। तो घर्षण के कारण। एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने पर कितना कार्य होगा? तो यह होगा 1 जूल कार्य। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के साथ चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो होगी 1 जूल। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल। ठीक है, 0 जूल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, डेली हमारे चैनल पर ब्लैक बुक पब्लिकेशन की जो वीडियो है वो डेली 9 बजे सुबह आती है। ठीक है, उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, ताकि मैं जब भी और वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली। अगला सवाल है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस के काम नहीं किया गया है? तो अश्वनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसके द्वारा जो है कार्य नहीं किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुणे 10 जूल। ठीक है, 3.6 गुणे 10 जूल के। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा की एक व्यवसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा की एक व्यवसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है 3.6 गुणे 10 जूल के। अगला सवाल है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को नियत वेग पर गतिमान और द्रव्यमान वाली एक वस्तु द्वारा गृहीत गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो 1/2 mv²। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, द्रव्यमान और वेग पर। अगला सवाल है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी? तो गति के। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी? गति के। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ जाती है। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है? बढ़ जाती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा कौन सी है? तो यह गतिज ऊर्जा। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ताप के। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होती है? ताप के। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा का। किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो वह है यांत्रिक ऊर्जा। दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में डैश होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रैखिक संवेग क्या होगा? तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। ठीक है, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। यहाँ n का मान कितना होगा? तो यहाँ n का मान होगा 4।
अगला सवाल है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला सवाल है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए कुल बल के बराबर होती है, यह कथन डैश से संबंधित है। यह कथन जो है डैश से संबंधित है, तो ये कथन है कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। अगला सवाल है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है, तो है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है, तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है क्या, तो सह उत्पादन। ठीक है, सह उत्पादन। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो कुंडली और चुंबकीय के सापेक्ष गति के द्वारा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस का रूप नहीं होता है, तो यह होती है रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती है। अगला सवाल है तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो यह होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। और इस वीडियो पर दोस्तों हम बस आपसे 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 1000 व्यू का। ठीक है, तो आप इस टारगेट को जल्द से जल्द जो है पूरा करें। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आप सभी पिछली वीडियो पर देख सकते हैं कि 20 से 30 व्यू ही सिर्फ आ रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण जो है वीडियो डालने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो यह है रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तक में से एक डैश है, तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से गिर रही है। गिरती हुई इस वस्तु के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो यह हो जाती है गतिज ऊर्जा में। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो यह बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। जब किसी संकुचित सिलिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यह किया जाता है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो एक पेंडुलम का झूलना। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल डैश जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, तो उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। अगला सवाल है कि किसी धातु के तल में एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है, तो कार्य फंक्शन। ठीक है, क्या कहलाती है, कार्य फंक्शन। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है विद्युत सेल। विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? तो ये करता है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल। अगला सवाल है कि माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहते हैं? तो वोल्टेज सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? वोल्टेज सेल। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो शक्ति के रूप में। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शक्ति। ठीक है, शक्ति। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। ईंधन का औष्ण्य मान कैसे व्यक्त किया जाता है? ईंधन का औष्ण्य मान जो है कैसे व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो हॉर्स पावर। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो ये होता है 746 वाट। एक वाट बराबर क्या है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड। एक वाट बराबर क्या है? 1 जूल प्रति सेकेंड। इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के द्वारा। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों की सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है? तो कभी कभी। प्रत्यास्थ प्रभाव के लिए प्रत्यास्थापन गुणांक क्या है? तो वह है 1। निम्नलिखित का सही मिलान करें। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। पहला है वाट। वाट का क्या होगा? तो जूल प्रति सेकेंड। किलोवाट का होगा 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू क्या होगा? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है। अगला है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट। अगला सवाल है कि सामान्य ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? सामान्य ऊर्जा वाली कक्षाएं जो है क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है डीजेनरेट को। ठीक है, डीजेनरेट को। अब हम भौतिकी के अध्याय 4 गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। ठीक है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक बराबर क्या होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा? तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल डैश कहलाता है? तो वस्तु का भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल डैश कहलाता है? तो वस्तु का भार। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के द्वारा। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला सवाल है कि एक वस्तु से स्मॉल डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तीसरे नियम को। ठीक है, तीसरे नियम को। अगला सवाल है द्रव्यमान एम की वस्तु के भार डब्ल्यू का सूत्र क्या है जहाँ स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है? तो W बराबर mg। ठीक है, W बराबर m गुना g। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है गति के तीसरे नियम को। ठीक है, गति के तीसरे नियम को। अगला सवाल है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? तो गति के तीसरे नियम के। ठीक है, गति के तीसरे नियम के। अगला सवाल है कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है?
द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे गलत है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, ये सार्वभौमिक मान्य है। ठीक है, सार्वभौमिक। अगला सवाल है कि गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल जी से। अगला सवाल है स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान कैपिटल आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को स्मॉल जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। गुरुत्वजनित त्वरण डैश पर सार्वत्रिक होती है। गुरुत्वजनित त्वरण डैश पर सार्वत्रिक होती है, तो ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होती है, तो कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर के। कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर के। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके डैश के द्वारा तय किया जाता है, तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो यह डैश में तैरने लगेगा, तो पानी में। ठीक है, कहाँ तैरने लगेगा? पानी में। अगला सवाल है कि मान लें एक गिरी है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। उस गिरी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान कितना होगा? तो 1/2। ठीक है, 1/2। अगला सवाल है मान लें एक काल्पनिक गिरी जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण स्मॉल जी हो तो उस गिरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो 2g। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर कैपिटल W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? तो 2w। ठीक है, 2w। अगला सवाल है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमज़ोर बल है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमज़ोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमज़ोर बल है। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थिति पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। एक समान पटल का गुरुत्व केंद्र डैश पर स्थित होती है, तो इसकी धुरी के मध्य बिंदु पर। कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला सवाल है कि गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो ये होता है 0। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी केपलर ने। उपग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो परिक्रमा की अवधि। ठीक है, परिक्रमा की अवधि। किसी वस्तु का भार क्या है? तो यह वह बल है जिसमें पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है? नहीं, यह सभी जगहों पर जो है स्थिर रहता है। ठीक है, जीपीएस रिसीवर में डैश उपलब्ध होते हैं, तो क्वार्टज घड़ियाँ। जीपीएस रिसीवर में डैश उपलब्ध होते हैं, क्वार्टज घड़ियाँ। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार और पृथ्वी पर उसके भार की तुलना करें, तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार कम होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है कम होता है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है,
और अगले दिन हम भौतिकी के अध्याय 5 पदार्थों के गुणों को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जा कर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियोस की PDF फाइल जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।